जब 13 जून 2025 की सुबह इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और मिलिट्री फैसिलिटीज पे तोड़फोड़ हमले किए। We're getting some big breaking news as far as the Iran-Israel war is concerned. The latest update coming in is that United States has bombed Iran's nuclear sites. ईरान अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की प्रोसेस को भी रीएक्टिवेट कर सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करके पर्शिया गल्फ में मैरीटाइम डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि ये कन्फ्लिक्ट मजीद चलेगा, लेकिन हैरानी के तौर पर अगले ही दिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सीज फायर का ऐलान कर दिया। वेस्टर्न मीडिया इसराइल का माउथपीस बन चुका है। जब यूएसए ने मिडिल ईस्ट में इंटरवेंशन की है तो इसके नतीजे में उस कंट्री में वार, अनस्टेबिलिटी, क्योर्स, डिस्ट्रक्शन और एक्सट्रीमिज्म पैदा हुई है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। ईरानी इनकलाब के 45 साल बाद आखिरकार इसराइल और ईरान में जंग का आगाज हो गया है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबले तब आए जब 13 जून 2025 की सुबह इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और मिलिट्री फैसिलिटीज पे तोड़फोड़ हमले किए, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है, जिसके नतीजे में ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 3 सीनियर IRGC के कमांडर शहीद हो गए हैं। इसराइल ने इस ऑपरेशन का सीक्रेट कोड राइजिंग लाइन रखा है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान को एक न्यूक्लियर कंट्री बनने से रोकना था। इसराइली अटैक्स के नतीजे में ईरान ने इसराइल पर काउंटर स्ट्राइक्स की, खास तौर पर तल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया गया, जिसके बाद 22 जून को बिलाहिर अमेरिका भी बाकायदा तौर पे इस जंग में इसराइल के साथ शामिल हो गया। इसलिए ईरान इसराइल की आपस की जंग को देखकर अमूमी तौर पर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा है। तो नाजरीन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसराइल के रियर वार ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्या यूएसए की इंटरवेंशन से ईरान में कोई रजीम चेंज हो सकती है? क्या इस रजीम चेंज के नतीजे में ईरान में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी या पीस आ सकता है? और वेस्टर्न मीडिया के डबल स्टैंडर्ड की बात करेंगे कि वो किस तरह ईरान को अग्रेसर के तौर पर पेश कर रहा है। और हम बात करेंगे कि ईरान के पास इसराइल को काउंटर करने के लिए क्या पॉसिबल ऑप्शंस मौजूद है, और इस जंग में अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से चाइना और रशिया का क्या रिएक्शन होगा, और इस तरह के बहुत से सवालात का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। तो बात का आगाज करते हैं कि इसराइल के इस जंग में रियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर हम बज़ाहिर देखें तो इसराइल ने इस जंग की शुरुआत इसलिए की है ताकि वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को खत्म कर सके, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमें मालूम होता है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू 1993 से यानी पिछले 33 सालों से बार बार दोहरा रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बिल्कुल करीब है। Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. यानी वो कुछ हफ्तों या कुछ सालों में न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा, और यही चीज आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर की बात सुने तो हमें मालूम होता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल करने के पास भी नहीं है। यही बात यूएसए के नेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के डायरेक्टर ने भी की है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से बहुत दूर है, जबकि ईरानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस भी यही है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहते। लेकिन इसराइल को ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स, जिसमें इस्फहान, फुर्दो और नातंज शामिल है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए 13,600 kg अमेरिकन बंकर बस्टिंग बम्स की जरूरत है। यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करना भी जरूरी है, जो कि एंटी वार इलेक्शन कैंपेन करके अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। ट्रंप जो कि ईरान की जंग या मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अब वो इसराइल और ईरान की इस जंग में कूद पड़े हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पर जूइश लॉबी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इसलिए यहाँ तारीख का जायजा लेना भी जरूरी है कि जब यूएसए ने मिडिल ईस्ट में इंटरवेंशन की है तो इसके नतीजे में उस कंट्री में वार, अनस्टेबिलिटी, क्योर्स, डिस्ट्रक्शन और एक्सट्रीमिज्म पैदा हुई है। जबकि यूएस के इंटरवेंशन के बाद जिस नाम पर वो जंग लड़ी गई, यानी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स, इस जैसे कोई भी चीज उस कंट्री में बाकी नहीं रही। मिसाल के तौर पर 2003 में जब अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जिसका कोई वजूद साबित नहीं हुआ था,
उसको बुनियाद बनाकर इराक पर हमला किया। जैसा कि आर्टिकल में देखा जा सकता है कि इराक में सिविल वार स्टार्ट हुई और आईसिस का इमरजेंस हुआ, जिसके नतीजे में लाखों इराकी शहीद हुए और मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यही चीज हमें लिबिया और सीरिया में देखने को मिली कि कैसे यूएसए की इंटरवेंशन की वजह से दो कंट्रीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, लाखों लोग शहीद हो गए और आज तक ये मुल्क सिविल वार से निकलने में नाकाम रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि यह वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, जो मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया में वेस्ट के इंपीरियलिस्टिक वार्स को जस्टिफाई करती है, जिसका बज़ाहिर मकसद उस मुल्क में डेमोक्रेसी को प्रमोट करना होता है, लेकिन उनके अंदरूनी मकासद अमेरिकन और वेस्टर्न इंटरेस्ट की प्रमोशन होते हैं। इसलिए वेस्टर्न मीडिया में सिलेक्टिव कवरेज होती है। मिसाल के तौर पर जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो वेस्टर्न मीडिया ने हाईलाइट किया कि यूक्रेन में कैसे सिविलियन पॉपुलेशन सफर कर रही है, और ये चीज आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह यूक्रेन के सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। लेकिन जब यही स्ट्राइक्स इसराइल ने ईरान पर की, जिस पर ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन पर अटैक किया गया, उनके टॉप साइंटिस्ट को मारा गया, उनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मारा गया, तो यहाँ किसी भी बिग वेस्टर्न मीडिया चैनल ने ईरान की सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने इसराइल के इस अटैक को प्रिमिटिव या डिफेंसिव स्ट्राइक कहा, जबकि ईरान के काउंटर अटैक्स को उन्होंने अग्रेशन या टेररिज्म करार दिया। इसलिए अगर हम किसी भी वेस्टर्न मीडिया या पब्लिकेशन को देखें तो हमें अपीडेंटली मालूम होता है कि ईरान को अग्रेसर के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि इसराइल को विक्टिम के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो कि हकायक के बिल्कुल मुनाफी है। इसराइल अक्टूबर 2023 से गजा में 62,000 लोगों का कत्लेआम कर चुका है, इसमें 17,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने लेबनान में अटैक किए हैं, इसराइल ने सीरिया में अटैक किए हैं, इसराइल ने यमन में अटैक किए हैं, और अब इसराइल ईरान में अटैक्स कर रहा है। यानी कि रीजन में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अनस्टेबिलिटी इस वक्त इसराइल बना हुआ है, और इन सब के बावजूद वेस्टर्न मीडिया इसराइल को एज अ विक्टिम पोर्ट्रे कर रहा है। ये चीज जाहिर करती है कि वेस्टर्न मीडिया इसराइल का माउथपीस बन चुका है। ये चीज आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। A CNN journalist expressed disappointment, stating that the shift in narrative towards supporting Israeli perspectives shook his trust in the network's journalistic integrity. Notably, during an embed with the Israeli army, इस वीडियो के स्टार्ट पे बताया जा चुका है कि इस जंग के पीछे इसराइल का ऑब्जेक्टिव ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को खत्म करना है। लेकिन अगर हम इजरायली ट्विटर हैंडल को देखें तो हमें मालूम होगा कि जंग के स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही इसराइल ने ईरान में रजीम चेंज की बात शुरू कर दी थी। इसी तरह इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी ईरान की आवाम को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा है कि उन्हें इस रजीम के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए और डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए, जो कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। इसलिए इसराइल ने ग्लोबल लेवल पर भी एंटी ईरान एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल, ईरान के साबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद शाह रजा से ट्विटर पर बार बार स्टेटमेंट्स दिलवाई जा रही है कि ईरान की आवाम को इस रजीम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए। इससे साबित होता है कि इसराइल के लार्जर ऑब्जेक्टिव इस वार में इस्लामिक रजीम को ईरान से बाहर निकालने के हैं और वहां प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के हैं, जैसा कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले थे। इसलिए मैं यहाँ इसराइल की ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह डेमोक्रेसी के अलंबरदार बनकर सामने आ रहे हैं, आप किस तरह ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। आपकी गजा में एक्टिविटीज को पूरी दुनिया देख चुकी है। लेबनान, सीरिया या यमन के साथ जो कुछ आप कर चुके हैं वो भी सब दुनिया के सामने है, और अब यही गेम आप ईरान के साथ प्ले कर रहे हैं। ईरानी गवर्नमेंट इस चीज को अच्छी तरह जानती है कि आपके असल मकासद क्या है। इसलिए आपकी ट्वीट्स के बाद ईरान में गवर्नमेंट के हक में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ईरान एक गैरतमंद कौम है और वो प्रो इजरायली गवर्नमेंट को किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ ये बात करना भी जरूरी है कि इसराइल और यूएसए के खिलाफ ईरान के पास पॉसिबल काउंटर ऑप्शन क्या है। ईरान इसराइल जंग में मजीद इजाफे की सूरत में ईरान अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की प्रोसेस को भी रीएक्टिवेट कर सकता है, जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, गजा के हमास और यमन के हूतीज शामिल हैं। जैसा कि आर्टिकल में देखा जा सकता है कि अगरचे इन प्रोसेस में हिजबुल्लाह और हमास की कैपेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन हूतीज की कैपेबिलिटीज अभी भी बरकरार है, जो कि रेड सी में अटैक करके इसराइल की तवज्जो ईरान से हटा सकती है। इसी तरह ईरान इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन रिटेलिएशन में तेजी कर सकता है। ईरान के पास एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 हजार बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। ये फिगर वो है जो दुनिया के सामने है, लेकिन हकीकत में ईरान के पास कितने बैलिस्टिक मिसाइल है ये किसी को नहीं पता। कुछ
एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो ईरान के पास 20,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जो कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को इजीली पास करके इसराइल को हैवीली डैमेज कर सकते हैं। और ये चीज़ ईरान प्रैक्टिकली भी करके दिखा चुका है जब ईरान ने हाइपरसोनिक अल-फतह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया जो कि इसराइल के रेजिडेंशियल एरियाज और मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जाकर गिरा और वहां काफी डैमेज रिपोर्ट हुआ। इन स्ट्राइक्स के अलावा ईरान के IRGC ग्रुप के पास साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी मौजूद है जो कि इसराइल के पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और मिलिट्री कम्युनिकेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करके पर्शिया गल्फ में मैरीटाइम डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहां से दुनिया का 20% ऑयल पास होता है। आखिर में ईरान के पास ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटीज मौजूद है जिनको इस्तेमाल करते हुए वो US की मिलिट्री बेसिस जो कि मिडिल ईस्ट में वाक़या है उन पर स्ट्राइक्स भी कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि इसराइल के ईरान पर अटैक के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने इस हमले को कंडेम किया है और कहा है कि वो इस जंग में हर तरह से ईरान के साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया ईरान की मिलिट्री सपोर्ट के लिए सामने आ सकता है, लेकिन रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है और ईरान की कंप्लीट मिलिट्री सपोर्ट करना रशिया के लिए मुश्किल है। और चाइना ने भी इस अटैक को कंडेम किया है और कहा है कि ये अटैक ईरान की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है। चाइना ने इस जंग में अमेरिकन इंटरवेंशन को भी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स जिसमें फर्दो, नताज, इस्फहान शामिल है इन पर एयर स्ट्राइक्स कर दी है और इस बात को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी कंफर्म कर चुकी है जो कि इस चीज को जाहिर करती है कि अमेरिका इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। हालांकि एक दिन पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो डिप्लोमेसी को चांस देंगे और 14 दिनों के बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि अमेरिका को इस जंग का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। लेकिन इन अमेरिकन स्ट्राइक्स ने फिर एक बार साबित किया है कि अमेरिका काबिल एतबार नहीं है। अगर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उनके मुताबिक उन्होंने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अगर हम ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उनके मुताबिक उन्होंने अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स के कुछ हफ्ते पहले ही तमाम न्यूक्लियर मवाद जो इन साइट्स पर मौजूद था उनको सेफ साइट्स पर ट्रांसपोर्ट कर दिया था और उनके मुताबिक अमेरिका की इन एयर स्ट्राइक्स की वजह से इन साइट्स पर बहुत मामूली सा नुकसान हुआ है। इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद जब अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में ईरान ने कतर में वाक़या US मिलिट्री बेस के ऊपर हमला किया तो कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल था ये कन्फ्लिक्ट मज़ीद चलेगा, लेकिन हैरानी के तौर पर अगले ही दिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सीज फायर का ऐलान कर दिया और ईरान और इसराइल को कहा कि वो सीज फायर की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करे। इस सीज फायर का ऐलान प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुशावरत के बाद किया। अगरचे दोनों साइड्स की तरफ से इब्तदाई तौर पर सीज फायर की कुछ वायलेशन रिपोर्ट हुई है, लेकिन अभी तक ये सीज फायर दोनों कंट्रीज के दरमियान मौजूद है जो कि इस चीज का ऐलान करता है कि 12 रोज से जारी ईरान इसराइल जंग का बाज़ाब्ता खात्मा हो चुका है। ईरान और इसराइल की ये जंग सिर्फ इन दो मुल्कों की जंग नहीं है बल्कि ये जंग है पावर प्रोजेक्शन की, एनर्जी डोमिनेंस की, ग्लोबल रीअलाइनमेंट और मुमकिन तौर पर इसराइल और USA की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, जहां दोनों लीडर्स अनपॉपुलर हो रहे हैं और उन्हें जंगी हालात चाहिए ताकि वो दोबारा पॉपुलैरिटी हासिल कर सके। इसी तरह पास्ट के लेसन हमें बताते हैं कि रजीम चेंज से कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।